हाँ, फ्लाइट। जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे जो बीच बहस के लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, और वह है भारतीय सेना, भारतीय सेना का शौर्य, भारतीय सेना का पराक्रम, भारतीय सेना की बुलंदी, और जिस भारतीय सेना की वजह से हम सारे अपने घरों में निश्चिंत होकर सोते हैं, अपने दफ्तरों में काम कर पाते हैं, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ पाते हैं। वह भारतीय सेना, जिस भारतीय सेना ने हर संकट से हमको बचाया है, और जब संकट पैदा करने वालों पर उसने चढ़ाई की है तो उनकी बोलती बंद कर दी है। और ये आज से नहीं, आरंभ से हमारा इतिहास रहा है, और भारत का हर नागरिक अपने सेना के प्रति गर्व करता है और सब सैल्यूट करते हैं। हम भी सैल्यूट करते हैं। आज भी इस बहस में उनकी पराक्रम और उनकी बहादुरी पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज के दिन समरजीत जना साहब हैं, जो प्रिंसिपल हैं JVM श्यामली के। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतिभा परवरे, जो सहायक प्राध्यापक हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं मेजर संजय कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, जो प्रिंसिपल हैं फिरायल अली स्कूल का। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। तो मैं आपसे आरंभ करूं जना साहब। भारतीय सेना ने जो अभी इस बार पराक्रम दिखाया कि जहाँ जहाँ उनके ठिकाने थे आतंकवादियों के, बगैर नागरिकों को डिस्टर्ब किए उनको नेस्तनाबूद किया, आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय सेना ने प्रिसीशन अटैक किया। प्रिसीशन की मतलब है एकदम सुनिर्दिष्ट, जहां पर होना है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी, कोई सुस्त नागरिक भारत हो और विश्व की कहीं भी जगह का है, कोई हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, मगर हम लोगों का मजबूर किया जाता है। कई आतंकवादी हमला करते हैं, जैसा पहलगांव में हुआ 22 अप्रैल, बहुत दुखद घटना है, जिसमें हमारा 26 भारतीय पर्यटक, एक घोड़ा वाला वहाँ भी जो माने जिसका देहांत हो गया, वो निधन हो गया। और ये बहुत सारा भारत इसमें बहुत दुखित है, हम लोग सब दुखी हैं। तो इसमें एक सब भारतवासी का मन में था कि कैसे इसको होगा, कैसे हम लोग भारत में चुप बैठे रहेंगे। तो भारतीय सेना हमारा इतना पराक्रमशाली है, आज से नहीं 1947 से है, जो कभी भी हार नहीं माने, और जहाँ भी गए एकदम बहुत पराक्रम के साथ और बहुत प्रिसीशन अटैक के साथ उनको ख़त्म किया, उनको एक अच्छा से रास्ता दिखाया, राह दिखाया। इसमें पाकिस्तान, आप 1972 का सोचे, जहाँ पर हमारा चाइना का साथ हिंदी चाइना का युद्ध हुआ था 62 में 72 में 72 में 71 72 में बांग्लादेश का समय युद्ध हुआ था, और अभी कारगिल का भी हुआ था। तो इसमें भारतीय सेना का बारे में, चाहे वो स्थल वाहिनी हो, चाहे नौवाहिनी हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, किसी में कोई तुलना नहीं है। हम तो समझते हैं सबसे विश्व का बेहतरीन सेना। कोऑर्डिनेशन जो है वो गजब का है, वो गजब की है, और एक्यूरेसी जो है चीज़ों की, कि हम मिसाइल दाग रहे हैं तो एकदम उसी पॉइंट पर पहुंचना है, उसी को। वरवरे जी, थोड़ा आपकी तरफ हम मुखातिब होंगे और ये जानना चाहेंगे, दो महिलाएं, डॉक्टर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिस बुलंदी के साथ रिपोर्टिंग कर रही थी, आकर प्रेस को इंट्रोड्यूस कर रही थी, यह हमारे लिए बहुत पहले से हम गर्व करते रहे हैं कि औरत देवी है और औरत की पूजा होनी चाहिए, दुर्गा है, शक्ति है, लेकिन ये शक्ति के प्रतीक हमको दिखी जी नहीं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है दोनों के बातचीत में, कहीं भी एक सूत भी ये नहीं लगेगा कि वो कुछ कह रही हैं, ये कुछ कह रही हैं, बाकी सब सेना का। आपकी टिप्पणी? सर बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अभी अभी रिसेंटली जो पहलगाम आतंकी हमला हमारे पर हुआ था, और उसके जवाबी कार्रवाई में जो हमने जवाबी कार्रवाई में जो हमने उन्हें बहुत
मतलब जवाबी कार्रवाई में हमने जो उनके ऊपर हमला किया और उसमें उनको उसको जो लीड किया उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं और कहा भी गया है, महापुरुषों ने इसके पहले कहा है कि हम किसी भी राष्ट्र की तरक्की को वहाँ की महिलाओं की तरक्की से नापते हैं। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं आज की डेट में कि हम भारत ने तरक्की की है और हमें इसके प्रमाण मिले हैं कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के रूप में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी हमारी सेना के बारे में, हमारी सेना की शौर्य गाथा आज से नहीं है। अभी तक हमने 4 जो मतलब पाकिस्तान के साथ जो मेजर हमने युद्ध लड़े हैं और जिनमें हम अद्भुत प्रदर्शन हमारी सेना ने किया है। जब 1947 में हुआ था उसमें हमारी सेना बहुत अच्छा काम की, 1965 में जो हुआ था, 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1990 में, तो हमारी सेना कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है हमारी सेना के आगे। तो हम बहुत गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम मैंने हराना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था सबक सिखाना और वो दोबारा से ऐसा न कर सके। और वही किया, हमारी सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उनको निस्तानाबूद किया, ना कि किसी नागरिकों को कोई ठेस पहुंचाई है। तो ये बहुत मेजर संजय कुमार सिंह, आपको तो ज़्यादा अनुभव होगा सेना का, थोड़ा सेना के बारे में बताइए, कैसे वहाँ पर आदेश होता है और कैसे आदेश का अनुपालन होता है, वहाँ जाति धर्म किस ढंग से खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रेम होता है। देखिए, मैं जब कमीशन लिया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है और आपका गुरुद्वारा भी है। तो जब भी इतवार के दिन में हम लोग का प्रोग्राम होता था तो तीनों जगह पे कोई भी जाति का हो, कोई भी क्रीड का हो, कोई भी सोसाइटी का हो, लेकिन वो तीनों जो फंक्शन होता था हम लोग को अटेंड करना पड़ता था। तो इसीलिए जाति धर्म का मानक वहीं से ख़त्म हो जाता है। दूसरा चीज़ है, जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, ट्रेनिंग में हमेशा जो इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग में दिया जाता है वो देशभक्ति सिखाई जाती है। और तो हमारे और पाकिस्तान में जो मूल डिफरेंस है वो एग्जीक्यूशन का है। हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो करते हैं, वहाँ सेना ही प्रधान है, वहाँ इवन प्राइम मिनिस्टर भी सेना की बात मानते हैं, बल्कि सेना ही बहाल करती है, सेना भी बहाल करती है। इसीलिए, और हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप हैं यहाँ पे। अगर तीनों सेना के अध्यक्ष, तीनों सेना के अगर प्रमुख हैं तो उनके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर है, उनके ऊपर अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो ये एक हायरार्की फॉलो होता है। ये हायरार्की फॉलो जो है वो आपको पाकिस्तान में नहीं दिखेगा। और चूँकि मैं तो इंसिडेंटली कारगिल युद्ध में था और कारगिल युद्ध में दो फ्रंट पे नहीं था, पहुंच नहीं पाया, वार में नहीं था, लेकिन एसोसिएट था उस समय, वहाँ पे युद्ध के समय था। तो हम लोगों का जो भी सिखलाई होता था, जो भी लड़ाई हुई, जो भी चीज़ हुई वहाँ पे, वो मैंने बहुत क्लोज आई से देखा, बहुत नज़दीक से देखा है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आदमी डिसिप्लिन रहे और सही ढंग से अपने ऑर्डर्स को फॉलो करता है तो कहीं भी किसी भी तरह से, अगर जिस तरह की सिखलाई है उस सिखलाई के आधार पे वो लोग किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बहुत विपरीत परिस्थिति में जहाँ की चारों ओर जंगल है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, -28 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर कैसे रहने की व्यवस्था होती है? क्या व्यवस्था होती है कि वो अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करता ही करता है, नहीं आया अगर बदली करने आया गया जरूर, तब भी वो लगा रहता है, जुटा रहता है कि हमारी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सके। यहाँ पे आर्मी में एवरीथिंग जो है वो बहुत सिस्टमेटिक है। अगर आपको वो -28 डिग्री पे भेजना है तो बेस कैंप में आपको रख के उसको फिर एक्लिमेटाइज करते हैं, उसको उस तरह से ढालते हैं। ढालने के बाद वहाँ पे होता है, और पहले आपको फिजिकली फिट डिक्लेयर करने के बाद ही आपको वहाँ पे बेस कैंप में भेजेंगे। बेस कैंप से -28 में भेजते हैं। तो सारा चीज़ सिस्टमेटिक है, और सिस्टमेटिक है मतलब इस तरह से बना हुआ है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं एक तो फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली कोई दिक्कत नहीं रहता है, और बेस कैंप में उनको उस तरह से किया जाता है जिस तरह से कि वो -28 में चले जाएं। इसी तरह से जब आप बाड़मेर या जैसलमेर जहाँ पे कि टेम्परेचर 52 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, +52, और आप चूँकि मैं सर्व किया हूँ, निकलते साथ बॉडी में ईचेज शुरू हो जाता है, ये सारा चीज़ रहता है। तो वहाँ पे भी लोग
एक्लिमेटाइज करते हैं, एक्लिमेटाइज करके वहाँ पे भेजते हैं, लोग काम करते हैं। तो और सब लोग जो होता है स्पिरिटेड होता है, मतलब ये नहीं रहता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि आर्मी उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे जाके वहाँ ड्यूटी करना है। अगर आप में स्पिरिट नहीं है तो आप आर्मी का काम को नहीं कर पाएंगे। नहीं, स्पिरिट कैसे देते हैं? ये तो असल क्योंकि वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनको स्पिरिटेड होते हैं, जिसको वहाँ पे काम करने की इच्छा होती है। जैसे मेरा था, मैंने भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज था और ये सारा चीज़ था, मैं अच्छे कॉलेज में था, मेरे पास सारा चीज़ फंक्शन था, फिर भी मैंने इसलिए आर्मी चूज़ किया क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था और काम करने में मैं इंजॉय करता था, और काम करने में इंजॉयमेंट होने की वजह से जब मैं आर्मी में गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो भी काम होता था उसमें इंजॉयमेंट होता था और सारा काम करने में मन लगता था। नीरज जी, हमको याद है कि 10 साल 20 साल पहले सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए, किड्स के लिए मिलिट्री सूट बिकता था और सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी उसकी। घटा है, धीरे धीरे घटा है। वो जो उसके प्रति आकर्षण है, और दूसरे की स्कूल में बच्चों को देश प्रेम के प्रति, मिलिट्री में जाने के प्रति लगाव बनाना कैसे करते हैं आप लोग? स्कूल सिस्टम में ना मधुकर जी 2 तरह से चलता है। एक तो एनसीसी होता है और दूसरा स्काउट गाइड होता है। पहले स्काउट गाइड इसलिए होता था, ज़्यादातर सेंट्रल स्कूल में होता था क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों एलिजिबल थे। अब तो एनसीसी में भी हो गया। तो हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमें भी स्काउट गाइड का जब वो ड्रेस मिलता था खाकी कलर का और वो बूट पहनना, तो जब उसको आप धारण करते थे तो एक फीलिंग आता था, वो देशभक्ति का जज्बा बच्चों में आ जाता था। और अभी बहुत सारे स्कूल, हम लोग भी अपने स्कूल में बच्चों को देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको एक पहला चरण जो है ना, उनके अंदर एक फीलिंग आता है कि हमें डिसिप्लिन्ड रहना। आर्मी जो हम कहते हैं, तो आर्मी का एक फीलिंग है सबके अंदर कि भाई ये एक लाइफ है जो बहुत डिसिप्लिन्ड है और उसमें उसको अच्छे से रहना है, उसको हर कर्तव्य का निर्वहन करना है, पालन करना है। और एनसीसी में चाहे स्काउट गाइड में जब भी हम लोग का कैंप लगता था तो उस समय यही सब ट्रेनिंग दिया जाता था, एक चैलेंजेस सिखाया जाता था। तो बच्चों के अंदर वो जज्बा तो अब भी है, अब भी स्कूल में लोग करते हैं और पर्पस यही है। और वो भले सप्ताह में 1 दिन होता है या छुट्टी के समय कुछ लंबे समय में कराते हैं, तो जो एक चार्म है, एक अट्रैक्शन है, एक जोश है कि जैसे आप देखो सर, हरियाणा और कहाँ के लोग प्रायः सब आर्मी में भरना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ वो कूट कूट के भरा है कि हमको देश के लिए कुछ करना है। तो ये जो ड्रेसेस है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हाँ, बिहार, बड़ी संख्या में यूपी भी इनफैक्ट आप देखोगे, मतलब बच्चों के अंदर वो फीलिंग शुरू से जाग जाता है कि चलो इस फील्ड में अगर हम जाएंगे तो हम अगर कुछ भी नहीं है तो हमको उतना ट्रेन कर दिया जाएगा कि हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। मधुकर, हाँ, आपके स्कूल, आप तो रहे सेना के बारे में थोड़ा अपना अनुभव बताइए। देखिए, भारतीय सेना सबसे रेजिमेंटेड और डिसिप्लिन्ड है। हम आर्मी पब्लिक स्कूल में रहे और एईसी में, आर्मी एजुकेशन क्रॉप में रहे, उसमें सबसे पहले कोई लीडर है, 24 सेना का बटालियन है, उसमें जो लीड कर रहा है, तो जब उसका एक्सरसाइज होती है तो लीडर जो कॉर्नल नहीं, जो कैप्टन है कि सेकंड लेफ्टिनेंट है, उन लोग भी, इवन सूबेदार भी, जेसीओ भी, उन लोग भी वो अपना वेट उठा के, वजन उठा के वो भी दौड़ते हैं। ऐसा नहीं है जो सेना को छोड़ दिए और लीडर पीछे रह गया। ये एक रेजिमेंटेड आइडियाज़ है जिसमें सेना को भी लग रहा है जो मेरा बॉस जो है, मेरा जो सामने लीडर है, वो भी मेरे साथ चल रहा है। एक तो ये तो उतना ही बोझ लेकर चल रहा है जितना हम लेकर चल रहे हैं, उतना बोझ ये लेकर बराबर चल रहा है। समानता का जो है, हाँ, समानता भी है और उसका प्रति एक डिवोशंस पैदा हो जाती है। ये एक बात है। दूसरा बात है, आर्मी में एक बहुत सुंदर कहावत है, हम लोग सुनते थे, बोलते थे सबके, आर्मी को कहा जाता था जो तिनका तोड़ो मत और हुकुम मोड़ो मत, तिनका तोड़ो मत और लंगर छोड़ो मत। आप कभी भी जाइएगा तो ये जरूर देखेंगे आपको। आर्मी कैंपस चाहे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईंटा ही है, मगर उसको रंगा के सजा के बहुत सुंदर से रखते हैं। जितना घास है, जितना पौधे हैं, बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन करते हैं। और लंगर कोई नहीं छोड़ते हैं। लंगर खाना मतलब खाना छोड़ेंगे तो आपका अंदर में दाना पानी नहीं जाएगा, तो आप काम नहीं कर पाइएगा। तो ये सब चीज़ें आर्मी को शुरू में हुकुम मोड़ो मत, मतलब जो कमांड आपका पास आ रहा है, वट एवर इट मे बी, जो भी हो, अबे चाहे जान क्यों ना चली जाए, कमांड को आपको फॉलो करना है।
वो तो एक देखते हैं ना, जब पूछता है कि एनी डाउट्स, एनी डाउट्स के कोई बाद शक, कोई जवाब, कोई शक, ये हाँ, बहुत बड़ी कोई एक ये है। तो ये सब है। और बाकी बात ये है जे हम जो बहुत नज़दीक से देखे हैं, कोई रेजिमेंट, कोई बटालियन जब लड़ाई कर रहा है तो उनका कोई कैजुअलिटी हुआ तो उसको तुरंत रिप्लेनिश किया जाता है, पीछे से बैकअप करते हैं। आप लोग आर्मी का टर्म्स में कवर फायर बोलते हैं। तो कोई एक फाइट कर रहा है तो उसको कवरिंग देना, उसका तरफ ध्यान देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इंडियन आर्मी में एक का साथ एक जुड़े रहते हैं। जैसा मेजर साहब बताया अभी, ये उसमें कोई मजहब नहीं, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है, सब हम एक है, हम लोग भारतीय है। ये सेंसेशन भारतीय सेना में, चाहे वो स्थल सेना हो, चाहे वो नावल कमांड हो, नौ सेना हो, चाहे वो एयर कमांड हो, एयरफोर्स हो, सभी में ये चीज़ है और सब मिलके फाइट करते हैं। हम ये भी देखे हैं, आप लोग टीवी में बस सिनेमा में भी देखे होंगे, जो रेजिमेंटेड द आर्मी फाइट कर रहा है उसको सपोर्ट एयर कमांड कर रहा है पीछे से। उसका पहले स्ट्रेटेजी बनता है, हर प्रोग्राम की एक मिशन बनता है। जैसा अभी ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, तो ऑपरेशन सिंदूर ऐसा सक्सेसफुल नहीं होता है, उसका पीछे प्लानिंग रहता है। हर चीज़ को प्लान किया जाता है, जो कैसे कहाँ जाके अटैक होगी, कैसे उसको किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद चुना जाता है जो कौन कौन उसको लीड करेगा, उसका ग्रुप क्या होगा, उसका कोड लैंग्वेज क्या होगा, तब जाके मिशन एक जाते हैं। प्लानिंग जो होती है, उस प्लानिंग में एक चीज़ जानना चाहेंगे, मेजर साहब से ज़्यादा बेहतर पता है। प्लानिंग जो होती है, उस प्लानिंग में इतने 24 घंटे में आपको सारा कर लेना है, विद इन 24 आवर, विद इन 28 आवर, विद इन 32 आवर, और ये करके हमको रिजल्ट चाहिए। उसमें कोई इफ बट नहीं है कि हमको नहीं 1 घंटे और चाहिए और 1 मिनट और चाहिए। अभी जो लेटेस्ट डीजीएमओ का जो आपका ब्रीफिंग हुआ था, तो आर्मी के डीजीएमओ ने बताया था कि जब हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर करना था तो हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया था अनलिमिटेड नंबर ऑफ टारगेट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जब हम लोगों को फाइनली बॉयज डाउन टू धीरे धीरे कर्टेल करते 9 टारगेट पे हम लोगों ने फाइनल जो है ना होम ऑन किया कि इस 9 टारगेट को हम लोग को हिट करना है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड रहते हैं। जैसे इंटेलिजेंस का रिपोर्ट रहता है कि भाई आगे का क्या है। हम लोगों में एक इंट कोर भी होता है, आर्मी में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उसमें इंटेलिजेंस कोर भी रहता है जो आगे आगे मूव करता है और कोई भी ऑपरेशन लॉन्च होने से पहले वो बताता है कि भाई आगे का सिचुएशन क्या है, इधर है। कुछ हम लोगों ने सिविलियन से आईबीज और बहुत सारे सिविल ऑर्गेनाइजेशन में इंटेलिजेंस होते हैं, उनके रिपोर्ट्स आते हैं। ये सारे रिपोर्ट्स आते हैं और सारे रिपोर्ट्स आने के बाद उसके बाद फिर एक जिस तरह से यहाँ बोर्ड रूम है उसी तरह से यहाँ ऑप्स रूम होता है हम लोगों का। उस ऑप्स रूम में काफ़ी देर डिस्कशन होता है, फिर फाइनलाइज करते हैं कि किस टारगेट को हिट करना है। और जब ये फाइनलाइज होता है तो फिर आगे कॉन्वे करते हैं और परमिशन लेते हैं कि भाई हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को एग्जीक्यूशन करना है तो परमिशन जो होता है अपने टॉप बॉस को बताते हैं कि ये इस जगह पे हम लोगों ने कोई टेररिस्ट छिपा है या इस जगह पे हम इस पर ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो भी अपना देते हैं कि भाई हम लोगों को ये चीज़ करना चाहिए। और अगर कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर का सपोर्ट हो या किसी तरह का अदर सपोर्ट हो, जो है सिविलियन सपोर्ट हो, तो उसको कोऑर्डिनेट करके सपोर्ट करते हैं। देन वी डू दी ऑपरेशन। उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक उसके बाद वो सारे चीज़, क्योंकि सबसे मिल के, इनफैक्ट JNK में तो सारे लोग मिल के ही करते हैं। उसमें CRPF, BSF, ये सारे लोग भी रहते हैं और उसके लोकल पुलिस रहता है सारे, और सब लोगों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है, एक आदमी का एफर्ट नहीं रहता है। हाँ, लेकिन जो भी प्लानिंग होता है सबके सहमति से होता है। डॉक्टर प्रतिभा, आप बताएं कि आपने कभी सोचा था सेना के बारे में जाने के? आपके दोस्त सेना में गए क्या, जिनको आप थोड़ा बहुत भी जानती थी? मेरा इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा कम है कि मेरे सर्कल में भी सेना में नहीं है, लेकिन हमने सेना को बहुत दूर से देखा है और बहुत सम्मान है सेना को लेके। जैसा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि जब वार की बात आई तो तुरंत जहाँ पर भी हमारे छुट्टियों पे हमारी सेना के लोग गए थे तो उनको वापस बुला लिया गया, और जब वो वापस आ रहे थे तो जैसे वापस बुलाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो जैसे ही होता है वो रेडी हो जाता है। जैसे उनको बुलाया जाता है, बताया जाता है कि ऐसा मैंने देखा है। ये मुंबई से आ रहा था, एक ट्रेन लगी हुई थी, मिलिट्री कहीं ले जा रहा था उनको वो करने के लिए। टेम्परेचर होगा 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर, नो AC। एग्जैक्टली
सामान्य बोगी में पसीने से नहाए हुए, चेहरे पर किसी के सिकन नहीं है, आराम से बैठे हुए, आराम से खा रहे हैं, आराम से गप कर रहे हैं, आराम से ताश भी खेल रहे हैं, आराम से लूडो भी खेल रहे हैं। ये जो है कैसे बनाते हैं उनको अलग से, एक अलग तरह का आदमी। जी आप बता रही थी। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, मतलब ऐसे समय पे हमको उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे सामान्य नागरिक होने के नाते हम कुछ नहीं तो अगर हम सफ़र कर रहे तो हम उनको सीट दे दें, या सरकार को कुछ उनके लिए ऐसा कुछ स्कीम निकालना चाहिए, या एक्स्ट्रा बोगी लगा के या स्पेशल ट्रेन चला के उनको इस तरीके की सहूलियत तो उसमें एक्युमुलेट करने के लिए जरूरी पड़ता है, इनको इस लायक बनाए कि हर जगह ये रह सके, ठंडे में भी वैसे ही रह सके, उसको बर्दाश्त करने का। हमको बहुत वो लगा कि हम जो है ट्रेन में जा रहे हैं, स्लीपर में है और हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, सामान्य बोगी में जा रहा है, एसी में जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सा बंद हो जाए एसी तो होश ठिकाने आ जाता है, और उसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है, जाना है हमको, जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ हमको जाना है, सामान्य ट्रेन है। बिल्कुल, लेकिन जैसे हम कर सकते हैं, हमारे लिए वो इतना करते वो है, इसलिए हम सो पाते हैं। बिल्कुल। तो हमको उतना सोचना चाहिए और करना चाहिए। ये जो एनसीसी वाले हैं आपके यहाँ, एनसीसी का जो होता है, इनके स्कूल में भी एनसीसी होगा, सभी स्कूलों में एनसीसी होता है। एनसीसी में कितने लड़के बाई चॉइस, जैसे हम भी एनसीसी में हुआ करते थे और लक्ष्य था कि सेना में जाना, 1 किलो वजन घट गया, इसलिए कर्नल ने कहा कि अगली बार आना, कम भी होगा तो हम ले लेंगे, नहीं जा पाए। तो कितना विलिंग होता है कि हम वहाँ जाएं या पुलिस में जाएं या दूसरी जगह पर जाएं, सेना में जाने के प्रति ललक कितनी होती है? जैसे हमारे यहाँ भी है, और 12th के बाद एक क्रेज यहाँ हमने देखा, यहाँ रांची कॉलेज में और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है उसमें, वहाँ जो मारा मारी है एनसीसी में जाने के लिए, वो ले नहीं पाते हैं। ये मेरा पास भी है। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स आके ना, मैंने हम लोगों का 50 का बच्चे को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, और पेरेंट्स आके बताया सर हमको तो करना ही है ना, तो उसमें पेरेंट्स इतना इच्छुक है तो हम लोग देखते हैं कि ठीक है इसको तो जरूर चांस दिया जाए, क्योंकि देशभक्ति का भावना से ही एनसीसी और जो सेना का बात है तो उसी में ही मैंने जनरेट होती है। इसीलिए बच्चे का मन में जो है, हमारा जो रेजिमेंट है एनसीसी का, इन लोग इतना अच्छा फायरिंग, 6-7 बच्चे इतना अच्छा फायरिंग सीखे हैं, मैंने एकदम टारगेट में हिट कर रहा है, वो भी लक्ष्य नहीं होने से नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प इसमें अभी रुचि आ गया है। ऐसा बात नहीं है जो पेरेंट्स लोग नहीं चाहता कि मेरा बच्चा युद्ध में जाएगा, मेरा बच्चा सेना में जाएगा, उसके लिए नहीं भेजूंगा। नहीं, माएँ अब बेटियों को भेज रही, इससे बड़ी बात क्या होगी? बात है नहीं, अब बेटियां जाके वो कीर्तिमान बना रही हैं। एक जमाना था सर, जो सेना ऑफिसर है और सेना में जो फैमिली है उन्हीं लोगों का बच्चे ज्यादा जाते थे, मगर आज सभी वर्ग से, तो वो तो देख लेते थे ना, देख लेते थे कि हाँ भाई यहाँ जाने का, आज सभी वर्ग से आ रहा है सर, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नहीं देश को एक कहना क्या है सर, जैसे हम ग्वालियर में थे 5 साल, वहाँ भी सर्विस किए, तो वहाँ एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ के बच्चों में ना वो जज्बा है, मतलब बच्चों को जब ट्रिप लेके गए उस विंग पे दिखाने के लिए, तो वहाँ तो एकदम डिमांड ही है कि सर हम लोग को रहना है किसी भी तरीके से। तो वहाँ भी हम लोग स्काउट गाइड चलाते थे, तो बच्चों को हम लोग को वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता था कि उतना ले नहीं सकते। यहाँ भी जैसे अभी हमारे यहाँ जो 11-12 में कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे, वो ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं कि हम एनसीसी में रहें और हम आगे जाके देश की सेवा करें। अभी जो रिसेंटली हम लोग मॉक ड्रिल, अभी पहलगाम वाले में, मॉक ड्रिल पर हम मॉक ड्रिल पर बाद में आएंगे, पहलगाम वाले में बच्चों में और ये टीचर्स में क्या बनी थी, क्या चर्चा होती थी? नहीं, पहलगाम वाला जो केस हुआ, पहली घटना हुई, हाँ, 22 अप्रैल को, तब तक तो सब कोई द्वंद में था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब वो अटैक हो गया 10 तारीख को, तो जो एक देशभक्ति का जो भावना सबके अंदर आया ना, उसके बाद जो एक फीलिंग आ गया, उससे पहले तो था कि थोड़ा सा अमेंडमेंट कर, थोड़ा सा हमको लगता है कि पहलगाम में जैसे ही घटना घटी, हर किसी A to Z के मन में था कि हमला तो होना ही चाहिए। हाँ, नहीं, वो तो था, सब आदमी सदमे में उसको सबक सिखाना, भाई ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। हम आज जो बोलना चाहूंगा जी, इसमें सबसे अच्छा जो बातें हैं जो हम लोग बहुत निर्दिष्ट ठिकाना में लगाया, ये जो है प्रिसीशन जो है, ये भारतीय सेना की एक खूबियां है। इसका प्लानर बोलिए, इसका जो एग्जीक्यूटर बोलिए, सबका बहुत बड़ी खूबियां है जो हम लोग एकदम पर्टिकुलर जगह में लगाए, जिसमें जान माल का नुकसान ना हो, और हुआ भी नहीं। पाकिस्तान का कोई आम आदमी नहीं मारा गया, चाहे मीडिया जो भी बताए,
चाहे अब तो ये सुनने में आ रहा है जो कोई एक आतशबाजी है थाईलैंड वाला, उसको भी दिखा के बोल रहा है भारतीय ड्रोन को मार गिराया। ये सब अफवाह है, ये सब र्यूमर है, सोशल मीडिया में चल रहा है। मगर हमारा भारत की सेना जो काबिलता वहाँ दिखाया, जो आदमी को नहीं करके जो सुंदर से किया, इसको हम एक पॉइंट में थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। जे भारतीय सेना की ना मानविक मूल्य जो है, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज्यादा, वो डेमोक्रेसी ने पैदा किया, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत ज्यादा इसलिए है। कारगिल युद्ध का एक याद है, हम तब हिमाचल में ही थे, तो कैप्टन बथरा जो थे उस टाइम कुछ पाकिस्तान का सोल्जर्स हमारा इंडियन भूखंड में आके वो शहीद हो गया, तो उनको बॉडी लेने में उन लोग मना कर दिया। भारतीय सैनिक और उनका जो कैंप रेजिमेंट का जो हेड है उसमें लेफ्टिनेंट थे, तो उन्होंने उसको राष्ट्रीय मर्यादा में वहाँ जलाया, जो मैंने दफनाया जलाया जो भी है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको कई जगह सुने हैं जो सर कट के ले गया, ऐसा है वैसा है, मगर यहाँ भारतीय सेना की मानविक मूल्य बहुत ज़्यादा है। और कभी भी वो नहीं चाहते हैं दूसरे का बच्चा आ भी गया, दूसरे का कोई मवेशी आ गया तो उनको वापस कर देते हैं। इतना धीरज से, इतना धैर्य से करते हैं। नहीं, सबक सिखाने का एक फायदा भी हुआ कि हमारे एक जवान को उसने वापस किया, सम्मान वापस किया। पूर्णम साहू आप कंटिन्यू करिए। तो मधुकर जी, हम ये कह रहे थे ना कि वो एक फीलिंग तो था ही सबके अंदर। दूसरा जो प्रोसेस सर जान रहे हैं कि हम लोग पहले वो लोग को इमोशनली इतना बुरी तरह से मारे हैं, वो 22 तारीख से 10 तारीख तक, जिससे वो अंदर से टूट चुका था। तीसरा जो सर ने कहा कि हम कहीं पे भी अटैक किए, बहुत सारा जगह था, फाइनली सेलेक्ट हम 9 किए। वो जो स्ट्रैटेजी बना, वो प्लानिंग जो बना, वो सटीकनेस जो आया, वो एक ही रात में तो सब कमाल दिखा। वो करना तो लाहौर पर सीधे हो सकता था। अगर सेना चाहती तो वही मिसाइल वहां गिरता, नस्तनाबूत हो जाता सारा का सारा कुछ। और मधुकर जी, अगर 3 दिन हम अटैक कर देते तो पीओके तो मेरे हाथ में था, हमको उसके लिए तो जाना ही नहीं था। हम तो ये चाहते, हम शांति प्रिय है, हमको आप शांति से रहने दो, आप शांति से रहो। ये जो क्रूरता का परिचय आप दिए, ये तो गलत हुआ। तो अब हमको जहां तक उम्मीद है, जो वर्ल्ड प्रेशर बना है, चाहे उनको भी अपनी रियलिटी समझ में आ चुकी है, इकोनॉमी उनकी पूरी तरह से खत्म है, अब शायद इस तरह का दुस्साहस तो वो ना ही दोबारा नहीं होगा। अब हमको नहीं लगता। ऐसा मानना अच्छी बात है मानना चाहिए, लेकिन दुश्मन देश जो है ना, उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। पूरी राजनीति उसी पर डिपेंडेंट है ना। ये संजय कुमार सिंह जी, ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सामान्य सैनिक, सामान्य सेना का वो जो है क्या एक्सपेक्ट करता है, कितना ज़्यादा, या कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करते? हमारा काम है अपना कर रहे हैं, पब्लिक का काम है पब्लिक करेगी, सम्मान देना है नहीं देना है ये उसके जिम्मे है, सरकार के जिम्मे है, हमारे जिम्मे नहीं है। हमारा काम है देश की रक्षा करना, हम अपना कर रहे हैं। पहलगाम से इंसिडेंट से एक और 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहला चीज़ तो जो 2 इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़्यादा फंक्शनल है वहाँ पे, एक लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद है। और जो भी टारगेटिंग हम लोगों का किया गया था उसमें दोनों आदमी का, दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को किया गया था। और करीब करीब जो इंडियन आर्मी का रिपोर्ट है कि मोर देन 100 टेररिस्ट मरे थे उसमें। अब रहा आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपेक्टेशंस जो है, जो भी चीज़ होता है, देखिए कोई भी आर्मी सरवाइव करता है अपने पब्लिक के ऊपर। बिल्कुल, एकदम ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी लोग उठ के जाते हैं वो आप पब्लिक से ही जाते हैं। अगर मैं पहले पब्लिक था तो फिर आर्मी में ज्वाइन किया, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और एक्सपेक्टेशंस हमारा जो है वो, आप एक बार आर्मी में जाते हैं, जैसे जिस तरह का इनकरेजमेंट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। आप देखिए कि जब लड़ाई होता है तो एक आदमी केवल बुलेट फायर कर रहा है, लेकिन उसके साथ कितने सपोर्टिंग है। आप जाते हैं टीवी में बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ है, एक आप वर्ल्ड व्यू बनाते हैं, उसका अपना एक ये है। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है जो इंटेलिजेंस का, उसका अपना व्यू है। तीसरा जो आपका रहता है कि जो आप सोशल मीडिया में आप जो करते हैं उसका अपना व्यू रहता है जिससे फॉर्म होता है। तो ये सारे चीज़ उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट हमें निरंतर मिलते रहता है। और कोई भी फाइट जो होता है वो आर्मी लड़ती है, लेकिन बिना पब्लिक सपोर्ट का नहीं लड़ सकती है। नहीं लड़ सकती।
नहीं, हमने तो कई बार देखा है, करगिल हो या करगिल के पहले बांग्लादेश के युद्ध से हमको याद है सारा कुछ। मैंने पब्लिक का जो सपोर्ट होता है और जो सम्मान होता है सेना के प्रति, वो अपने सारा कुछ करने लगते हैं एकदम। मैंने ये अजीब लगता है कहाँ से वो इंस्पिरेशन आ जाता है। जो लोग कहीं उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो अचानक जो है उसके बारे में लंबा सा जुलूस लेकर के चल रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं और मानते हैं कि इसके बगैर हम सुरक्षित नहीं है। जैसे किसान के बगैर हमारा पेट नहीं भर सकता है। जय जय जवान जय किसान का जो है, किसान है तभी हम हैं। और किसान तमाम परिस्थितियों में, बर्फ पड़े, बाढ़ आ जाए, तमाम परिस्थितियों में खड़ा रहता है अपने खेत और खेत के लिए। वैसे ही सेना जो है जिस ढंग से करती है, अद्भुत है भाई, कितनी भी तारीफ की जाए कम है। और पब्लिक तो बगैर कहे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, कोई बताता नहीं है। जैसे ये हुआ, सब लोगों को लगा कि सेना तो छोड़ेगी नहीं। हाँ, ये कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस था। देशभक्ति उस समय जाग जाता है बहुत गजब तरीके से। ये कॉन्फिडेंस बहुत ही जागरूक था। जे 22 अप्रैल वो घटना घटी और ये जो बताया ना कि हमारे ही बीच से न कोई सेना में जाता है, बिल्कुल, तो हमको ये हमेशा याद रहता है कि हमारा ही घर का भाई है जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे रहा है। तो हमारी ड्यूटी तो कुछ ड्यूटी बताना नहीं पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ड्यूटी अलग किया हुआ है और राइट्स अलग किया हुआ है कि ये ड्यूटी भी आपकी ड्यूटी के लिए बताना पड़ता है, जागरूक करने के लिए माइक लेके घूमना पड़ता है। इस ड्यूटी में किसी को बताना नहीं पड़ता है। 15 अगस्त 26 जनवरी आ जाए, देखिए किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। करगिल का मामला आ जाए, विजय दिवस करगिल के उस दिन देख लीजिए। ये अद्भुत है अपने आप जो पब्लिक में ये प्रेरणा मिलती है। तो वो जो उसके साथ जुड़ाव है, उस जुड़ाव में स्कूल्स चूँकि नींव वहीं पड़ती है, उसके बाद इनके यहाँ कॉलेज में पहुँचते हैं लोग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट, तो उनको उस उत्साह को बनाए रखने के लिए क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। जैसे आपने एक एनसीसी का भी वहाँ लगा दिया, क्या और होना चाहिए जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा। स्कूल में प्राय अगर हम लोग जो नाटक वगैरह करते हैं फ्रीडम वगैरह को लेके, तो एक जीवंत तस्वीर बाकी बच्चों में वो फैलता है, एक जज्बा डेवलप होता है। तो इधर कुछ दिनों से मैं तो इनके यहाँ गया था, नवंबर में शायद आपके यहाँ फंक्शन था ना, वो तो अद्भुत था भाई, रोकड़े खड़े कर देने वाला। जो बच्चे कर रहे थे, हम नहीं मानते हैं कि फिल्मों में ऐसे लोग होंगे जो उतना उत्साह से, उतनी बुलंदी से अपना अभिनय कर पा रहे होंगे। मैं उन्हीं वहाँ तारीफ नहीं की इनकी, अभी मैं कर रहा हूँ। कमाल का वो था। वो किरदार जब वो निभाता है ना, तो वो जीना, उसको जीना, वो जो जीता है, तो वो जो अपने दोस्तों को शेयर करता है, तो वो एक फीलिंग आता है। जैसे अभी आपने कहा ना, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, वो अपने आप में एक फीलिंग आ जाता है कि ये मेरे देश का पर्व है। तो जो स्कूल में हम लोग हर समय कोई ना कोई फंक्शन करते हैं, प्राय नाटक वगैरह करते हैं या वाद विवाद कराते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर एक जागरूकता फैलती है कि हाँ देश है। अब जैसे रांची जैसे शहर में हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बड़ा पोटेंशियली सिक्योर्ड है। अब आप वैसे बेल्ट पे चले जाओ जो एक्सट्रीम है, तो उन लोगों को रहता है कि भाई आर्मी है, बम्बार्डिंग हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ तो नहीं है। लेकिन ये जब हम बच्चों में किसी भी तरह से वो प्ले कराते हैं, कभी कभी कोई भी मतलब वीर के बारे में हम लोग बताते हैं, तो वो बच्चों को आता है फीलिंग, वो देखते हैं, वो लाइब्रेरी से भी किताब पढ़ते हैं। नहीं, एक सवाल आप दोनों से, प्रतिभा जी से भी वो सवाल होगा। मॉक ड्रिल जो आप लोग कर रहे थे, मॉक ड्रिल में बच्चों के का जो फीलिंग था, पहले बताया गया था मॉक ड्रिल होना है, तो मॉक ड्रिल में बच्चों का फीलिंग थोड़ा बताइए। तो मॉक ड्रिल में जैसे हम अपने स्कूल में करा है, बहुत कम छोटे समय के लिए मिला था, तो मैंने सभी क्लास में, चूंकि हम लोग का एक इंटरैक्टिव पैनल है, तो सभी क्लास में मैंने टीचर को ब्रीफिंग दे दिया था कि ये मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है। तो खास करके मिडिल से हायर सेक्शन में तो थोड़ा जान रहा है, लोअर सेक्शन के बच्चा को, वही छोटा वाला बच्चा, हाँ, छोटा बच्चा को जब बोला गया कि वो बेंच के नीचे छिप जाओ, लेट जाओ, तो उनके लिए बड़ा एकदम आश्चर्य वाली बात थी। लेकिन उसके बाद फिर जब टीचर एक पीरियड उन सबको बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसी परिस्थिति होती, तो ये जब अपने पेरेंट को शेयर की, उसके इंसिडेंटली बात हमारा 5-7 दिन बाद जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग हम लोग का सेशन, अभी गर्मी छुट्टी, तो पेरेंट आके जो एक्सप्रेस किए ना, तो उनको कहना ये था कि मतलब ये शायद टीवी में देख के उतना नहीं समझा जितना वो करके समझा है। तो ये सीनियर बच्चे भी अच्छी तरह से समझे और एक सुरक्षा का एक फीलिंग आया कि इस परिस्थिति में अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं। ये मॉक ड्रिल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप दोनों के यहाँ तो मॉक ड्रिल पूरा मैकॉन और पूरा डोरंडा ही उसका मॉक ड्रिल तो हुआ, और उसमें सबसे हमको आश्चर्य लगा, हम सोचे थे छोटे बच्चे, यूकेजी एलकेजी का जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएगा, मगर जब टीचर ने समझाया इतना अच्छा से, कैसे सर को ढकना है, कैसे जाना है,
कैसे इवैक्यूएट करना है और कैसे छिपना है, एवरीथिंग दे हैव डन, मैंने एकदम पिक्चर्स की हुए। हमको बहुत आश्चर्य उसमें लगा, जो बड़े बच्चे तो फिर भी समझते हैं, और बाद में कोई छोटे छोटे बच्चे पूछा भी है जी सर जब ऐसा सायरन बजेगा, कहीं ऐसा कुछ घटना हुआ, तब हम लोग कैंडल भी नहीं जला सकते। मैंने उनका मन में आया जो लाइट तो सब ऑफ हो गया, रात में होगा तो कैंडल भी नहीं, तो हम समझाया जो कैंडल आप जला सकते हो, मगर इसीलिए तो पर्दा हम लोग दे रहा है जे हमारा लाइट बाहर ना जाए, जो ऊपर से एयरक्राफ्ट को पता ना चले जे ये कौन सा लोकेलिटी है कि जंगल है। लोकेलिटी है तो वहाँ बम्बिंग का चांसेस रहता है। तो बच्चों ने समझा। और इसमें हम एक चीज़ और बताएंगे, कोई भी स्कूल में आप चले जाइए, एनुअल फंक्शन है, कल्चरल फंक्शन है, उसमें सेना रिलेटेड, सेना का संबंधित एक प्ले, एक एपिसोड जरूर होगा कहीं भी स्कूल में। और बच्चों ने बहुत गर्व के साथ वो ड्रेस जो हम लोग बनवाते हैं सेना का, कुछ भी, तो राइफल की, टोपी का, बहुत जब माने बहुत प्रयत्न के साथ घर में रखते हैं, उसको सजा के रखते हैं। तो इसका बचपन से एक सेना का तरफ लगाव, सेना का तरफ प्रेम, सेना का तरफ देशभक्ति, भारतीय सेना क्या कर रहा है, इसको समझना आता है। डॉक्टर प्रतिभा, आपके यूनिवर्सिटी में जब मॉक ड्रिल की बात आई तो हो सकता था कि आपके यहाँ होना पड़े, तो क्या चर्चा चल रही थी आपके टीचर्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच? चूँकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, बच्चे 12th के बाद आते हैं, तो वो लोग काफ़ी इतने अवेयर होते हैं ना कि वो हमारी मदद कर रहे थे उसमें। वो लोग इतने अवेयर थे, वो इन्फॉर्मेशन तो आजकल व्हाट्सएप और डिजिटल इंडिया के थ्रू इतनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। टीवी पर तो लगातार दे ही रहा, तो चीज़ें समझ में तो आ ही रही थी। बिल्कुल, तो सब लोग जागरूक थे, और सब प्रैक्टिस, मतलब मॉक ड्रिल का एक प्रैक्टिस था कि इस तरीके से हमको करना है। अभी अगर उस समय हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा था उस दिन पर्टिकुलरली, तो अगर ऐसा होता है तो हमको बेंच के नीचे चला जाना है और लाइट्स ऑफ कर देना है। तो अवेयर, वो एग्जाम चल रहा था उस समय, एग्जाम चल रहा था हमारे, तो अगर लाइट ऑफ होगा तो एग्जाम छोड़ करके, तो एग्जैक्टली एग्जाम छोड़ के फिर स्टॉप करना होता। मेजर संजय कुमार सिंह जी, ये आपने मेकॉन में तो मॉक ड्रिल कराया था, थोड़ा उसका बताइए अनुभव। मेकॉन में जो मॉक ड्रिल हुआ था वो रांची में, रांची एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया था विद द हेल्प ऑफ मेकॉन। तो उसमें जो मेन आपके डीएम और डीआईजी साहब थे, जो सीनियर एसपी हैं, वो पार्टिसिपेट किए थे, और सारे पुलिस के महकमा था, और प्लस जितने होम गार्ड्स थे और सारे लोगों ने किया था। तो हम लोगों का जो प्रैक्टिस था वो इनफैक्ट हिट होने के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, मतलब ये एक होता है कि भाई आपके पास सायरन बजा और उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल, और एक जो होता है जब आप बीइंग हिट हो गए हैं तो उसके बाद क्या करेंगे। तो ये था कि किस तरह से उसमें कैजुअलिटी को इवैक्यूएट किया जाए, कैसे उसको कैजुअलिटी को ले जाना है, उसके लिए गाड़ियों से कैसे कोऑपरेट करेंगे, उससे 108 जो था आपका वो किस तरह से फंक्शन, बेसिकली ये सारे जो महकमे थे। जब हिट होगा तो गाड़ियां भी तो हिट होंगी ना, जो वहाँ हिट हो गया है, गाड़ियां हिट हो गई, उस लोकेशन को कैसे सराउंड करना है। जैसे मान लीजिए कि डोरंडा में आपके मेकॉन के एरिया को हिट कर दिया गया है, वहाँ पे आपका प्रिसिशन स्ट्राइक हुआ है और वहाँ की बिल्डिंग गिर गई है। अब उस जगह पे क्या हुआ था कि अब उसके जो 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का रेडियस का पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया। उस ट्रैफिक को रोकने के बाद जो 108 जो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए गाड़ियाँ थी, जो कोऑर्डिनेट करके आई, जो वहाँ से जो कैजुअलिटी है उसको कैसे इवैक्यूएट किया जाए और कहाँ पे रखा जाए, तो उस जो लोकेलिटी से उसको बाहर निकालना, जो बचे हुए लोग हैं उनको कैसे निकालना, उन गाड़ियों के बीच में बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन का टेस्टिंग था उनका। तो इसमें कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करना है, जो लोग बचे हैं उनको इवैक्यूएट करना है, और बाहर से लोग हैं उनको रोकना है। ये 3 चीज़ सब एक साथ करना है आपको। तो वो बाहर में पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया था, लाइट को स्विच ऑफ कर दिया गया था ऑब्वियसली, क्योंकि हिट हो गया था वहाँ पे, तो उस सायरन, उसके बाद सायरन को बजाना था। उसके बाद आपको जो कैजुअलिटी है वो उसको ले गए एक जगह, लोकेशन फिक्स था वहाँ पे लेके रखे, जो बचे हुए लोग थे उनको ले जाके एक जगह पे रखा गया। फिर उस जगह पे मॉपअप होता है, एक टर्म आता है, आर्मी का टर्म है मॉपअप, जिसमें जो लोग बचा हुआ रहता है वो लोग सारे जगह पर चेक करता है कि कोई लोग बचे तो नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि जितने होम गार्ड्स थे या एनसीसी के बच्चे थे उनको सारा जो डायरेक्शन दिया गया कि जाके देखिए। तो उस लोकेलिटी पे जहाँ बीइंग हिट था सब जगह पर टेस्ट चेक किया गया कि कोई
व्यक्ति रह तो नहीं गया, तो सबको निकाला गया। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेटेड था, एक साथ 4-5 इंसिडेंट हो रहे थे और अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएम एंड आपके एसएसपी। और सिंस मैकॉन की तरफ से मैं था तो मैकॉन के साइड से उस कोऑर्डिनेशन को दे रहा था, जहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ को साथ में निकालना था, जो लोग कैजुअल्टी में जिनको चोट लगा था उनको बाहर करना था। तो ये सारा ड्रिल परफॉर्म किया गया। आप जब आर्मी स्कूल्स में थे या उसके एजुकेशन कोर में थे, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग मैंने बच्चों की पढ़ाई होती है, तो उसमें ये ट्रेनिंग भी रहती है क्या? हाँ, इस तरह उसमें ये चीज़ था, मैंने पब्लिक स्कूल से उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर वो देखें कि एक पब्लिक स्कूल भी कनेक्ट हो? देखिए, आर्मी का मूल जो मंत्र है वो है नियमानुवर्तिता, डिसिप्लिन। तो आर्मी स्कूल का और नॉर्मल स्कूल का हम अभी बहुत गौर से देखें तो उसमें हमको 2 चीज़ फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पर बच्चे, हम लोग का रेसिडेंशियल स्कूल होता था, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है, हम जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में हम हाउस मास्टर वाइस प्रिंसिपल थे। तो उसमें क्या होता था, जब बच्चा आया सुबह 5 बजे हम लोग जॉग पे चले गए, बच्चे का साथ टीचर्स भी गए, उसका कहीं चोट लगा, कहीं गिर गया, कुछ हुआ तो उसको देखभाल करना भी काम है। उसके बाद इसका नाश्ता हुआ तो नाश्ता में हम लोग एक साथ बैठे। तो इसमें एक ही चीज़ है जो आपको ज़िंदगी कैसे जीना है, और उसमें आप जी रहा है तो आपका सामने स्ट्रगल आएगा। स्ट्रगल को जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, उसको आप ओवरकम, आप ऐसा बाईपास नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करना है और फिर आगे चलते रहना। पढ़ाई पोर्शन जो है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हुआ, उसके बाद गेम्स हुआ, उसके बाद गेम्स के साथ साथ हमारा हर वीकली 2 बार वो अलग से ड्रिल होता था। जो जैसा आर्मी का कई सारे चीज़ें हैं, जो बच्चा एनडीए के लिए प्रिपरेशन लेते हैं तो उसका फिजिकल फिटनेस बहुत बड़ी बात है। किसी का फ्लैट फुट हो, किसी का नी टच कर रहा है, तो सब तो उनको भी बचपन से, जैसा बच्चे 6ठे क्लास में हैं कि 5वें क्लास में हैं, तो उनसे ट्रेनिंग देना पड़ता है जी। इस तरीका का चीज़ को अवॉइड करना, तो आपका फ्लैट फुट का चांसेस कम हो जाएगा, उसको नी टचिंग का चांसेस कम हो जाएगा, उसका बॉडी का वेट। नी टच तो स्वाभाविक है ना? स्वाभाविक नहीं, वो ऑर्थोपेडिकली जो है उसका तो ऑपरेट किया जाता है, और अदरवाइज वो अपना चलने का स्टाइल, अपना रहने का, थोड़ा सा बैठने ठीक का, करे तो उसको ठीक करे तो पोस्चर ठीक हो जाता है। क्योंकि ग्रोइंग फेज है, ग्रोइंग फेज में बोन्स भी ग्रो होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है जो सबका नी टच करेगा, ठीक है, वो चेंज किया जा सकता है। वो कंट्रोल के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है, तो वो सिखाया जाता है। फिर होता है जो कई भी सेरिमोनियल 26 जनवरी 15 अगस्त में हमको ड्रिल कैसे करना है, झांकी में कैसे भाग लेना है, भारत को और भारत माता को कैसे सेवा करने का बात है। जैसा अग्रे सरद सर्वदा हम लोग बोलते थे, मतलब हमारा देश सबसे पहले है। तो ये चीज़ आर्मी पब्लिक स्कूल व आर्मी स्कूल में व मिलिट्री स्कूल में सिखाया जाता है बचपन से, और इसी स्कूल से ही ज़्यादा बच्चे इसमें आर्मी में ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं, नेवी में करते हैं। आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ होगा जिसके बाद आपका अनुभव होगा, वहाँ पर मैंने एनसीसी या मिलिट्री में जाने के प्रति आकर्षण कितना लगता है? बिल्कुल, हमारे एनसीसी का प्रॉपर एक अच्छा खासा एक सेल है जो हमारे यहाँ जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे अभी तिरंगा रैली में बच्चों ने, टीचर्स ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने जोरों शोरों से भाग लिया। तो हमारे यहाँ एनसीसी एनएसएस को लेके बच्चों का रुझान है और ज़्यादातर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और हर जगह यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है एक एनसीसी एनएसएस का सेक्शन एक होता है जिसपे ज़्यादा फोकस होता है यूनिवर्सिटी का, तो काफ़ी है एनसीसी को लेके। मेजर साहब, आप तो दोनों जगह रह चुके हैं, अफसर भी रह चुके हैं और मिलिट्री में भी रह चुके हैं, अभी भी सिविलियन है, सिविलियन के रूप में चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सेना के प्रति और आकर्षण बनाने और सैनिकों की तरह डिसिप्लिन होने में स्कूल्स की क्या भूमिका और कैसे भूमिका हो सकती है? देखिए, मेरे समझ से स्कूल तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे हम लोग सब लोग बात किए, प्रिंसिपल सर बोले और सारे लोग बोले, तो शुरुआत तो स्कूल से ही होता है। और हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ने किया है वो देखिए, उसने एनसीसी को भी किया है, डेवलप किया है। उसके बाद एनसीसी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट का अरेंजमेंट है। तो जो थ्रू एनसीसी, जो लोग सी सर्टिफिकेट्स एनसीसी में होल्ड कर लेते हैं, उनको डायरेक्टली वो अगर चाहते हैं तो उनको आर्मी में कमीशन मिल सकता है, एयरफोर्स में कमीशन मिल सकता है,
या फिर नेवी में कमीशन मिल सकता है। तो ये फैसिलिटी है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, वो सारा चीज़ वो ऑब्वियसली अगर नेचर्स क्या होता है कि शुरू में ही हम लोग बाइंड करना पड़ता है, उसको उस तरह से फोल्ड करना पड़ता है जिससे उनका इंक्लिनेशन आर्मी की तरफ हो और फाइटिंग फोर्सेस की तरफ हो। तो इसमें प्रिंसिपल सर लोगों का काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि बहुत पहले हम लोग स्कूल्स में थे तो उस समय कहा जाता था कि सिविलियन को भी बनाया जाए सेना के रूप में, ताकि जब जरूरत पड़े, खास करके बांग्लादेश वाला जो मामला हुआ था उस समय जो हुआ था पाकिस्तान का, तो वहाँ तो वो कैसे करते हैं आप लोग, कैसे? ये सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं। सिविल डिफेंस। देखिए हम लोगों का जो है उसमें दो होता है जो कि नॉन परमानेंट, जैसे टेरिटोरियल आर्मी हो गया, टीए बटालियंस। उसमें क्या होता है कि अगर हम फंक्शन कर रहे हैं, अगर किसी मान लीजिए दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, तो दूरदर्शन से अगर हम चाहते हैं कि टीए बटालियन ज्वाइन करें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप उसमें जाएंगे और रेगुलरली 1-2 महीने का कैंप होता है जिसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है सिविल डिफेंस का। जो लोग सिविल डिफेंस के होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, जैसे मान लीजिए बीइंग हिट हुआ या कहीं अगर इंसिडेंट होता है तो सिविल डिफेंस के ग्रुप वाले जो ज्वाइन करते हैं उनका प्राइमरी एम रहता है कि जितने भी सिविल पॉपुलेशन इफेक्टेड हुआ, चाहे जैसे मान लीजिए सपोज ड्रोन अटैक हुआ, तो जो सिविल डिफेंस वाले हैं वो कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करते हैं, या जिसको मदद मेडिकल हो या किसी तरह का मदद हो उसको करते हैं। तो ये 2 विंग है जनरली, जो टीए हो गया या फिर आपका सिविल डिफेंस वाला काम करते हैं। इसके अलावा भी जो आपके एक सर्विसमैन होते हैं जो रिटायर्ड कर जाते हैं, वो सर्टेन एज तक हम लोगों का फिक्स रहता है, और सबका अलग अलग रहता है किस एज पे रिटायरमेंट, लेकिन 45 ईयर्स तक इन जनरल आप जो है, आपको अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपको आर्मी कॉल करती है, और कॉल करके आप जो फंक्शन देना चाहते हैं, जिस लाइक फिट रहेंगे उसको कर सकते हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट हमारे यहाँ किया हुआ है, वेल थॉट ऑफ है, इसलिए इसमें इसका प्लान किया हुआ है कि हम लोग कैसे कैसे अपने आप को, आर्मी को अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसको सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब फिर हम लोग पहलगाम की तरफ लौट जाएं। जितना हुआ, जो हुआ, उससे और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहलगाम देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ, आप 2001 स्टार्टिंग समझिए, 2001 पे पार्लियामेंट का अटैक हुआ हमारे यहाँ, फिर 2008 में आपका जो है मुंबई अटैक हो गया, फिर 2017 में आपका जो है, इस सब को अगर जोड़ते हैं आप, नेटवर्किंग जो करते हैं, ये सब वही लोग हैं। हाँ, 2017 में आपका जो है पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ है, फिर 2016 में, और 2019 में आपको फिर पुलवामा इंसिडेंट हुआ। ये सारे इंसिडेंट में मैं तो वहाँ रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं बिना आपके पाकिस्तानी ISI और इनके हेल्प के ये संभव नहीं है। जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड होता है, जिस तरह का वेपन यूज़ करते हैं, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई बाहर का कोई एक्टर है जो नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं कि ये पार्टिसिपेट किए हैं और उनके वजह से इंसिडेंट हुआ, इसको मानना बहुत मुश्किल है। इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का इसमें हाथ रहता है। अब सवाल रहता है कि उसको अगर जवाब नहीं भी दिया जाए, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नहीं जवाब देते हैं तो इनका मन बढ़ते जा रहा था। तो अभी मन बढ़ा तभी तो इन्होंने किया ना। हाँ, और अगर देखिए, अगर इंसिडेंट में अगर हम लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो ये मतलब हम लोगों के पास 2 सिचुएशन है। रिप्लाई उरी से नहीं सीखा इन लोगों ने ना, उरी से नहीं सीखा। उरी में जो हुआ उससे सीख लेते हैं, ये नौबत नहीं आती। उरी से सीखा नहीं सर, उरी से तो माने नहीं है उन लोग। बताया जो कोई वहाँ कुछ जानमाल का कहीं नुकसान नहीं हुआ, 2-4 चिड़िया मरे, कौआ मरा तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। और बचपन से इनका मन, देखिए एक चीज़ हम बताएंगे, मेजर साहब से हम सहमत हूँ, जे उधर का जो हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश जो है, उनका बहुत सारे प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए ये भारत का ऊपर छेड़ते हैं। जो अपने आदिवासी जो है, जहाँ पर आटा का कीमत है 500 रुपया, आपका एक बोरा माने किलो आता है, फल आलू आपका 250-300 रुपया का पैसे में आते हैं। वहाँ बहुत गरीबी है, बहुत समस्या है। वो समस्या से आंख मिचौली करने के लिए ही ये कंटिन्यूअस इनका एफर्ट रहेगा, जो आप बताया 2001 से कि उसका भी पहले। मेजर साहब आप कंप्लीट कर लीजिए, हम कंक्लूड करेंगे अब। हाँ, देखिए, पहलगाम का इंसिडेंट का मेन रीजन जो था ना, हमारा जो डेवलपमेंट है वहाँ पे, जिस तरह से अभी डेवलप कर रहा था,
जम्मू कश्मीर का एरिया, और दूसरा जिस तरह से वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा था। और जब भी चूंकि क्या है कि वही उनको लगा कि ये जो भावना बढ़ेगी ना तो पीओ के ये लोग भी मांगने लगेगा। ये जो है, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तासुर देना चाहता है, ये देना चाहता है कि वहाँ पे मुस्लिमों पर बहुत जुल्म हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ ये दिखाना चाहता है कि लोग वहाँ पे आर्मी का और दूसरे लोगों का बॉयकॉट कर रहे हैं। ये जो सारा इन लोगों का जो तासुर था, जो इस तरह का भ्रांति फैला के रखा था, जब बाहर के लोग आना और देखना शुरू किए कि भाई ये तो सब चीज़ नॉर्मल है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो ये सबको सैबोटेज करने के लिए ये जो चीज़ है वो प्लान करके किया गया है। और इसमें जो है पाकिस्तान का पूरा हाथ है। और टीआरएफ जो बोल रहा है कि देखिए हुआ क्या कि जिस दिन 22 को इंसिडेंट हुआ, अभी क्या है कि लश्कर तोयबा बैन कर दिया गया है और वो यूएन द्वारा भी बैन कर दिया गया है। तो अब उसका एक ऑफशूट बनाया है, टीआरएफ कहते हैं, द रेजिस्टेंट फ्रंट। तो टीआरएफ का जो टीम था वो शुरू में जब जिस समय इंसिडेंट हुआ तुरंत बोला कि हम लोगों ने ये इंसिडेंट किया, लेकिन जैसे ही मोमेंट प्रेशर बिल्टअप करने लगा तो वो बोला कि नहीं, ये इंडियन इंटेलिजेंस ने कहलवाया है, अब हम इसमें हमारा वेबसाइट हैक हो गया। तो ये जो इंसिडेंट किया है इसमें पाकिस्तान का पूरा जो है वो हाथ है, और पाकिस्तान इससे कहीं ये नहीं कह सकता कि हम लोग नहीं किए हैं। तो इसलिए ये जो मेन एम है, ये जो है वहाँ पर जो पीसफुल एक्टिविटी हो रहा है इसको सैबोटेज करना, और कोई चीज़ नहीं। चलिए एक लाइन में हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, पब्लिक की जिम्मेवारी क्या है नीरज जी? हम सब यही कहेंगे कि देशभक्ति अभी भी बनाए रखें, विश्वास करें और फिजूल की बातें ना करें। इस तरह का जो एक दो ठो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ जाता है जाति धर्म में नहीं जाए, वो एकदम गलत है। और इस बार हम मान के चलते हैं, ओवैसी भी बहुत कुछ बोलते हैं जब देश में बात होती है, लेकिन इस बार वो खुद भी बोलते थे कि नहीं, ये देश के साथ अन्याय है और हम अपने सेना को सैल्यूट करते। तो हम सबको चलिए हम सब लोग मिलकर सेना को सैल्यूट करते हैं और जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।